सी एंटर एडवांस अकाउंट्स के अंदर अपन ने कल अमालगमेशन स्टार्ट कर दिया था। अमालगमेशन अपन ने स्टार्ट किया था, कल बात करी थी। दो तरह के अमालगमेशन होते हैं। कौन से दो तरह के अमालगमेशन होते हैं? दो तरह के अमालगमेशन कौन से होते हैं? अमालगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा परचेज। वेरी गुड। अगर मर्जर है तो कुछ पांच कंडीशन थी जो सेटिस्फाई करनी जरूरी थी। पांच कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मर्जर होगा, अदरवाइज परचेज होगा। पांच कौन सी कंडीशन थी? ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज, all assets and liabilities, all assets and liabilities at book value. Third, at least 90% of the equity shareholders of selling company should agree to become equity shareholder in purchasing company. Fourth, intention should be to carry on the business of the selling company. selling company का business carry करने का intention होना चाहिए। और last क्या था, पांचवा क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड। द इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट है, जो परचेज कंसिडरेशन का डिस्चार्ज होगा, जो पेमेंट होगा, वो शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर ओनली। फ्रैक्शन के लिए कैश देना परमिसिबल है। इन पांचों में से कोई एक कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो फिर क्या हो जाएगा? अमालगमेशन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। ठीक है। कल अपन ने एक क्वेश्चन पीसी का किया था। आज इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय पी लिमिटेड। मतलब परचेजिंग कौन है? एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय पी लिमिटेड। ये बताओ परचेजिंग कौन है? नालायक, पढ़ के बताना, पढ़ के बोलना, ऐसे क्या है? चार। पी फॉर परचेजिंग है तो पी फॉर परचेजिंग ही है। एस फॉर सेल है तो एस फॉर सेलिंग ही कंपनी है। ठीक है। तो एस सेलिंग है, पी परचेजिंग है। एस लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, सॉरी, लिखा है सन्ड्री असेट्स 13 लाख। सन्ड्री असेट 13 लाख रुपीस के दिए हुए हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2007% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप 2 लाख। 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप। 100 का इक्विटी है, 100 का पीएस है, ध्यान रखना। 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप 5 लाख रुपए। रिजर्व्स है 3 लाख के। 6% डिवेंचर है, ट्रेड पेबल है। पी लिमिटेड हैज अग्रीड। पी कौन है? परचेजिंग कंपनी ने अग्री करा है टू इशू 9% preference share of 100 each in the ratio of 3 share of P for 4 preference share in S। मतलब हिंदी में हर 4 प्रेफरेंस शेयर S के बदले नए 3 प्रेफरेंस शेयर देंगे। हर पुराने 4 के बदले 3 नए प्रेफरेंस शेयर देंगे। अभी 2000 प्रेफरेंस शेयर हैं, हर 4 के बदले 3, तो 2000 के बदले 2000 के बदले 1500। 1500 नए प्रेफरेंस शेयर देंगे। सेकेंड, टू इशू टू द डिवेंचर होल्डर इन एस लिमिटेड 8% mortgage debenture at rupees 96 in lieu of 6% debenture in S limited we are to redeem at a premium of 20%। मतलब S limited के डिवेंचर को 20% प्रीमियम पर रिडीम करना है और उसके बदले हम डिवेंचर होल्डर को इशू करेंगे 8% डिवेंचर एट 96। मतलब रिडम्पशन एस का प्रीमियम पर है और हम जो डिवेंचर इशू करेंगे वो डिस्काउंट पर इशू करके देंगे। थर्ड लिखा है टू पे ₹20 per share in cash and to issue 6 equity share of 100 each issued at the market value of 125 in lieu of every 5 share held in S। मतलब हर 5 शेयर ऑफ S के बदले हम 20 पर शेयर तो कैश में और 6 इक्विटी शेयर देंगे 100 रुपए का। इशू करा है इसको हमने मार्केट वैल्यू 125 पर, मतलब प्रीमियम पर इशू करा है हमने। ये बात समझ में आती है क्या? प्रीमियम पर इशू करा, ये बात समझ में आती है क्या भाई? प्रीमियम पर इशू करा, ये बात समझ में आती है क्या?
125 में इशू कर रहा हूँ, इक्विटी तो 100 का ही है। फिर लिखा है टू अज्यूम द लाइबिलिटी टू ट्रेड पेबल, अज्यूम द लाइबिलिटी ट्रेड पेबल मतलब ट्रेड पेबल का जो पेमेंट है वो करना है इनको, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। अच्छा पहले तो ये मुझे बताओ पढ़ के, ये 4 पॉइंट पढ़ के आपको क्या लगता है, इट इज मर्जर और इट इज परचेज? इट इज मर्जर और परचेज, इट इज मर्जर और परचेज। कैसे बता कुणाल परचेज है? कुणाल कैसे बता? कौन सी नहीं है? कौन सी कंडीशन नहीं है? अच्छा पंकज, क्यों परचेज? मर्जर ही बोला तो मर्जर क्यों? अच्छा ऐसे ही कुछ ही बोल देना, मतलब मर्जर परचेज, ओहो मर्जर अच्छा लगा तो मर्जर बोल दो, परचेज अच्छा लगा परचेज बोल दो। वाह भाई। आदित्य, मर्जर की परचेज? क्यों परचेज क्यों? प्रैक्टिकली तो मैंने बोला था आपको तीन ही चीजें चेक करनी है, अगर तीन चीजें सही हैं तो आपको मिल जाएगा। अभिषेक, वेरी गुड यार अभिषेक, वेरी वेरी गुड। इक्विटी शेयर होल्डर को कैश भी दे रहा है 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से, फ्रैक्शन के लिए कैश देना परमिसेबल है, बाकी के लिए नहीं है। अरे क्वेश्चन तुम्हारे को नहीं लिख के देगा कि 90% अग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो तुम बाय डिफॉल्ट मानते हो कि 90% अग्री कर गया होगा इक्विटी बनने के लिए। ठीक है, और उसने लिखा है इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो 90 के 100% इक्विटी शेयर होल्डर अग्री कर रहे हैं, इसका मतलब यही है, अलग से कोई इन्फॉर्मेशन लिखी भी नहीं है। तो ठीक है आदित्य साहब, तो ऑल असेट्स एट बुक वैल्यू होना चाहिए, ऐसे बारे में बुक वैल्यू मतलब असेट लाइबिलिटी का कोई वैल्यूएशन दे ही नहीं रखा आपको, तो सेटिस्फाई हो रही थी वो कंडीशन, तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। पर इक्विटी शेयर होल्डर को कैश में भी पेमेंट कर रहे हैं पर शेयर के बदले, कैश देना परमिसेबल नहीं है। अगर कैश दे रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये परचेज बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन ने आपको पीसी निकालने को बोला है, मुझे बताना है कौन पीसी का पार्ट बनेगा कौन नहीं बनेगा। क्या पॉइंट नंबर 1 पीसी का पार्ट होगा? होगा, ओके। क्या पॉइंट नंबर 2 पीसी का पार्ट होगा? क्या पॉइंट नंबर 2 पीसी का पार्ट होगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वेरी गुड। डिवेंचर होल्डर को कुछ भी दिया जाता है तो वो पीसी का पार्ट नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 पीसी का पार्ट होगा? पॉइंट नंबर 3 पीसी का पार्ट होगा? ये पीसी का पार्ट होगा, ये समझ में आता है क्या सब लोगों को? पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 को टू ऐड कर लेंगे, जो पेमेंट किया है अगर वो ऐड कर लेंगे तो परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगा अपना। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पीसी निकालना है। सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया गया उसको देना रहेगा, उसकी बात करनी रहेगी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए क्या लिखा था, issue 9% preference share of 100 each in the ratio of 3 of P for 4 PS in S, मतलब परचेजिंग के 3 शेयर दिए जाएंगे सेलिंग के हर 4 प्रेफरेंस शेयर के बदले, मतलब हर 4 के बदले 3 शेयर, तो 2000 के बदले कितने शेयर, 1500 शेयर। ठीक है ना? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1500 प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है एट ₹100 ईच, तो ये हो गया 1,50,000। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? यहां लिख भी देता हूं, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हर 4 के बदले 3, तो 2000 के बदले 1500। ठीक है, फिर इक्विटी के लिए बोला, ये तो आएगा नहीं, पॉइंट नंबर 2 तो आएगा नहीं। टू पे 20 पर शेयर इन कैश and to issue 6 equity share of 100 each issued at market value 125 for every 5 share held in S, हर 5 के बदले 6 शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात कर लेते हैं,
हर 5 के बदले 6 शेयर दे रहे हैं, ये ठीक है ना? हर 5 के बदले मैं 6 शेयर दे रहा हूं, ये बात ठीक है क्या? अरे बोल दो यार कुछ तो। ठीक है, हर इक्विटी है कितने? 5000 है, तो 5000 के बदले कितने इक्विटी दूंगा? 6000। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को मैं एक तो कैश दे रहा हूं, तो अभी हमारे पास 5000 इक्विटी शेयर है, हर इक्विटी शेयर को 20 रुपए कैश दे रहे हैं, मतलब कितना कैश दे रहे हैं? 1 लाख। इसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे, कितने इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे? 6000 इक्विटी शेयर देंगे, और हर शेयर मैं कितने पे इश्यू करके दे रहा हूं? 125 पे, तो 6000 एट द रेट ऑफ 125 कितना होता है? 7.5 लाख। तो ये हो गया टोटल 8 9 10 लाख रुपए का टोटल अमाउंट ऑफ पीसी हमारा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या? सब लोग पक्का? सब लोग? क्या? वापस बोल। हाँ, क्या पूछ रहा है, वापस बोल। किस चीज का नोट देना पड़ेगा सर? मुझे खाली क्वेश्चन ने निकालने को पीसी बोला, तो मैंने पीसी निकाल दिया। हम जब पूरा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो पॉइंट नंबर सेकंड भी काम आएगा, पॉइंट नंबर 4 भी आएगा। अभी अपन सिर्फ एक पार्ट ऑफ द छोटा बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब सिर्फ हम पीसी कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो पीसी कैलकुलेशन में सेकंड और फोर्थ का रोल ही नहीं था, तो हमने काम ही नहीं लिया कुछ। बाकी जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो इसकी एंट्री होगी भाई, ये पीसी का पार्ट नहीं है पर एंट्री होगी। ठीक है, कर लो। ये एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट होता है, कैलकुलेशन पीसी और डिस्चार्ज ऑफ पीसी एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट है। हम बाकी जब एक्चुअल पूरा बड़ा क्वेश्चन करेंगे एमैल्गुएशन का, तो और भी चीजें आएंगी इसके अंदर। कर लिया? कॉपी कर लिया इसको? बढ़िया, करें आगे। 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर पीसी का अमाउंट आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3। लिखा है इफ यू डिसाइड, नहीं, वाई लिमिटेड डिसाइड्स टू अब्सॉर्ब एक्स लिमिटेड, कौन परचेजिंग कौन सेलिंग? ठीक है, तो वाई परचेजिंग है, एक्स सेलिंग है। ठीक है भाई। गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वाई की इंफॉर्मेशन दे रखी है, नेट एसेट 290 के, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब? डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। लॉस, लॉस, वेरी गुड। शेयर कैपिटल 3000 इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर 60,000 है। ठीक है, रुपीस दे रखा है ऊपर, तो ये 60,000 रुपए ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 60,000 रुपए ही होंगे। वाई लिमिटेड अग्रीज टू टेक ओवर द नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। वाई ने अग्री करा है कि वो एसेट लेके जाएगा एक्स के। कैसे लिखा है फिर? द टर्म्स ऑफ द परचेज कंसिडरेशन पेबल एज फॉलो। पीसी का पेमेंट लिखा हुआ है, एन इक्विटी शेयर इन एक्स। एक्स कौन? सेलिंग। फॉर द पर्पज ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वैल्यूड एट 70। हर इक्विटी शेयर जो एक्स का है उसका वैल्यूएशन उन्होंने 70 रुपए लगाया। कितना इक्विटी शेयर है? 3000, हर शेयर का वैल्यू 70 है। वाई लिमिटेड शैल इज द इशू इक्विटी शेयर एट अ वैल्यू ऑफ 120 ईच फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब एक्स के हर शेयर का वैल्यूएशन 70 रुपए लगाया गया, और उसका पेमेंट हम कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ हमारे इक्विटी शेयर बाय इशूइंग हर हमारा इक्विटी शेयर एट 120 ईच। ये समझ में आता है? बेच बेच नहीं रहे भाई, बेच नहीं रहे। मैंने तेरी कंपनी खरीदी है, मैंने बोला तेरी कंपनी के हर शेयर की कीमत 70 रुपए लगा रहा हूं। तूने बोला ओके डन। मैंने बोला अब इसका जो पेमेंट करूंगा वो मेरे इक्विटी में करूंगा, पर जब मेरा इक्विटी इशू करूंगा तो 120 रुपए में करूंगा, मतलब प्रीमियम पर इशू करूंगा। ठीक है। वाई लिमिटेड अग्रीज टू पे 60,000 इन कैश फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देंगे, 60,000 रुपये कैश में दे देंगे। मुझे बताओ 60,000 रुपये जो कैश में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं वो पीसी का पार्ट है कि पीसी का पार्ट नहीं है? है। ओके, बढ़िया। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगा। एंड हाउ विल इट बी डिस्चार्ज, और कैसे डिस्चार्ज करना है वो भी बताना है, मतलब पीसी का पेमेंट कैसे करना है वो भी आपको बोला गया है। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर को, कितने इक्विटी शेयर है, 3,000, और हर शेयर का वैल्यूएशन कितना किया गया है हमने, 70 रुपए। तो ये हो गया 2,10,000। और प्रेफरेंस शेयर को हम कितना दे रहे हैं, कितना कैश दे रहे हैं, कितना कैश दे रहे हैं, 60,000 कैश। तो हमने टोटल पेमेंट तो जो करना है वो 270 का करना है, ये मेरा टोटल पीसी है। ये बात समझ में आती है? अरे ये समझ में आता है? अब मेरे पास 3,000 इक्विटी शेयर थे, इनको मैंने हर शेयर मतलब 2,10,000 रुपए देने टोटल, और 2,10,000 जो मैंने देने हैं वो कैसे देने हैं, हमारा हर शेयर कितने पे इशू करना है, 120 पर इशू करना है। ये बात समझ में आती है क्या? तो जरा देखो, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी का मतलब किस तरह से पेमेंट करेंगे। नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी का नाम क्या है, वाई, टू बी issued to X Limited, that will be how much, 2,10,000 रुपए देने हैं, और हर शेयर में कितने पे दूंगा, अपना 120 पे। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो रहे हैं, 210 डिवाइड बाई 120, 1750 इक्विटी शेयर इशू करूंगा। हर शेयर 100 का है, जिसको मैं 20 रुपए की प्रीमियम पर इशू करूंगा। ये बात समझ में आती है क्या भाई, ठीक है क्या? ओके, सो 1750 इक्विटी शेयर, हर शेयर को मैं प्रीमियम पर इशू करूंगा एट 20। तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी के अंदर देयरफॉर 1750 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट रुपीज 120 पर शेयर। एक तो ये, और नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ X Limited will be paid 60,000 इन कैश, जैसा क्वेश्चन ने बोला था। इस तरह से मैं पूरे पीसी का डिस्चार्ज कर रहा हूं। क्या हो गया, शेयर का क्या हो गया, कैंसिलेशन तो होगा ना सर, कंपनी खत्म हो रही है, कंपनी का ही कैंसिलेशन हो गया तो शेयर तो वैसे ही खत्म हो जाना है। कौन सा कंसोलिडेशन हो गया सर, कहाँ कंसोलिडेशन कर रहे हैं, कहाँ पहुंच गए सर? पुरानी कंपनी खत्म हो गई, पुरानी कंपनी पूरी खत्म हो गई, और नई कंपनी का जन्म नई कंपनी में चला गया, पुरानी कंपनी कैंसिल हुई, कंसोलिडेशन तो कहां से आएगा जीवन के अंदर भाई? कंसोलिडेशन का मतलब होता है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है 100, 10 रुपए के 10 शेयर थे, उसको एक शेयर 100 का बना देना, दैट इज कंसोलिडेशन। 10 रुपए के 10 शेयर को एक शेयर बना देना 100 रुपए वाला, दैट इज कंसोलिडेशन सर। हाँ, ठीक है क्या, कर लो उसको। सर ये कन्वर्जन होता है सर, कंसोलिडेशन थोड़ी होता है।
कंसो सर सिर्फ शेयर के नंबर कम होने से थोड़ी जीवन में फर्क पड़ने वाला है, उससे कंसोलिडेशन थोड़ी हो जाएगा। कन्वर्जन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो पुरानी कंपनी के शेयर थे वो खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बदले उनको नई कंपनी के शेयर मिल जाएंगे 1750। ये है कंसोलिडेशन के अंदर। 10-10 रुपए के 10 शेयर थे, 10-10 रुपए के 10 शेयर थे, उसको मैंने एक शेयर ऑफ 100 में कन्वर्ट कर दिया। कंपनी रिमेन्स सेम, कंपनी चेंज नहीं हो रही, यहाँ कंपनियां चेंज हो गई सर, सब कुछ बदल गया। डन है, डन है, बढ़िया। इलस्ट्रेशन 3 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 4, नील गगन। वाह वाह, पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। Neil Limited and Gagan Limited are amalgamated to form a new company on 1st April. Following is the balance sheet of Neil and Gagan. Neil and Gagan में से परचेजिंग कौन है, सेलिंग कौन है? नील एंड गगन में से परचेजिंग कौन, सेलिंग कौन? तो परचेजिंग और सेलिंग कौन? हाँ, तो परचेजिंग कौन, सेलिंग कौन? तो दोनों ही सेलिंग है, दोनों ही बेच रही है। नई कंपनी बनाएंगे तो नील एंड गगन दोनों ही सेलर हैं, ठीक है। एक नई कंपनी होगी जो परचेजिंग कंपनी बनेगी, एक नई कंपनी होगी जो परचेजिंग कंपनी बनेगी। तो बैलेंस शीट दे रखी है नील गगन की, बहुत अच्छी बात है। शेयर कैपिटल है नील के पास और गगन के पास, करंट लाइबिलिटी है दोनों के पास, नॉन करंट एसेट है, पीपी है, करंट एसेट है। बहुत बढ़िया लोग हैं। 4 आइटम कुल मिलाकर बैलेंस शीट के अंदर है। बैलेंस शीट के अंदर फिर नोट टू अकाउंट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर लैंड बिल्डिंग है, लैंड एंड मशीनरी है। फॉलोइंग इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। द एसेट ऑफ नील एंड गगन आर टू बी रीवैल्यूड एज, प्लांट एंड मशीनरी एसेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट्स के रिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज एज अंडर, पीसी का डिस्चार्ज दे रखा है। अगर पीसी का डिस्चार्ज दे रखा है तो कहना है इसे, इससे मैं पीसी का वैल्यू निकाल सकता हूं। इससे मैं पीसी का वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर पीसी का डिस्चार्ज मेरे को दे रखा है तो मैं पीसी निकाल सकता हूं इससे। ये समझ में आती है क्या बात? पीसी का डिस्चार्ज मतलब, पीसी का डिस्चार्ज मतलब पेमेंट। बहुत बढ़िया, तो पेमेंट वही तो करेंगे जो पीसी में मांगते हैं, मतलब जो पीसी का कैलकुलेशन होगा वही तो पे करूंगा, है ना। तो ये पीसी का पेमेंट ही है, पीसी का पेमेंट ही है, पीसी का पेमेंट है, मतलब पीसी निकल जाएगा इससे। तो इशू 24,000 इक्विटी शेयर ऑफ 25 ईच फुल्ली पेड इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर। मतलब कुल मिलाकर 24,000 इक्विटी शेयर इशू करना है, हर शेयर 25 रुपए का है। और कैसे इशू करना है? प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब टोटल 24,000 इक्विटी शेयर इशू होंगे बिटवीन नील एंड गगन प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो के अंदर। proportion of profitability in the preceding 2 year, profit for the preceding 2 years are, दोनों के प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 2 सालों के, दोनों के ही प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 2 सालों के, ठीक है। तो दोनों के ही अगर प्रॉफिट दे रखे हैं तो इसी प्रपोर्शन में कर देंगे, मतलब 475:525 के रेशियो में इशू कर देंगे। ये ठीक है क्या? अच्छा, कहीं लिखा नहीं है एवरेज करना है, लिखा है सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के इशू में। तो लास्ट 2 साल की प्रॉफिटेबिलिटी का इशू का रेशियो विल बी 475:525, मतलब 24,000 इक्विटी शेयर बट्टे जाएंगे नील गगन में 475:525 के रेशियो में। ये समझ में आती है क्या बात? Whatever the ratio, अरे अपने पास तो कैलकुलेटर, अपन डायरेक्ट करेंगे 475:525, रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each fully paid up at par to provide income equivalent to 8% return on net asset in the business as to 31st March after evaluation of certain liability। वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, 12% प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, हर शेयर 10 का, फुल्ली पेड अप एट पार, फुल्ली पेड अप एट पार इशू करेंगे, टू प्रोवाइड income equivalent to, to provide income equivalent to
8% return on net asset. Income equivalent to 8% return on net asset in the business as on 31st March. हिंदी कर लो इतनी पहले तो मेरे को. 12% प्रेफरेंस शेयर इशू करने, फुली पेड अप होने चाहिए, किसके बराबर होने चाहिए, जितना 8% रिटर्न दे सके नेट असेट्स पर. नेट असेट मतलब असेट माइनस लायबिलिटी पर. और असेट कैसे होने चाहिए, रिवैल्यूएशन करने के बाद होने चाहिए. मतलब नेट असेट्स ऑफ नील एंड गगन, नेट असेट्स ऑफ नील एंड गगन के ऊपर 8% का रिटर्न मिल जाए. नेट असेट्स ऑफ नील एंड गगन के ऊपर 8% का रिटर्न मिल जाए, इतने वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर इशू करने. ठीक है, आ जाएगा समझ में, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इशूड टू नील एंड गगन. ठीक है, इक्विटी शेयर का निकालना है और परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी है. मुझे लगा पूरा बड़ा क्वेश्चन होगा. चलो ठीक है, आपको इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करने हैं नील एंड गगन में वो बताना है, आपको परचेज कंसिडरेशन बताना है. ठीक है, करते हैं. ठीक है, आ जाएगा समझ में, आसान है, देखने में थोड़ा सा अजीब है, बाकी आसान है. ठीक है, हाँ सर बोलो. ठीक है, बिल्कुल, दोनों कंपनियां मिलकर नई कंपनी बना रही है. ठीक है, अच्छा 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 अच्छा. चलिए एक काम करते हैं, मुझे बता, एक रोहित अग्रवाल लिमिटेड है और एक पंकज कोठारी लिमिटेड है. ठीक है, तू इधर देख, एक रोहित अग्रवाल लिमिटेड है और एक पंकज कोठारी लिमिटेड है. दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब एक नई कंपनी बनाएंगे, आरपी एच ए के, आरपी ए के लिमिटेड, आरपी ए के लिमिटेड बनाएंगे. अब आरपी ए के लिमिटेड बनाएंगे तो तेरे को अपना हिस्सा चाहिए होगा, पंकज को अपना हिस्सा चाहिए होगा नई कंपनी के अंदर. या तू बोलेगा वाह कोई बात नहीं, अब तो एक ही कंपनी है, जो देना है वो रोहित को, रोहित की जगह पंकज को दे दो, या पंकज बोले कि जो देना है वो रोहित को दे दो, एक ही बात है. ऐसा तो नहीं होने वाला जीवन के अंदर कभी भी. कंपनी भले ही नहीं बना ली, कंपनी भले ही नहीं बना ली, पर यू विल हैव योर ओन शेयर एंड पंकज विल हैव हिज ओन शेयर इन द न्यू कंपनी. ये बात समझ में आती है. ठीक है, तो बांटने तो पड़ेंगे ना सर, जिसका जो है कंपनी भली नहीं बन गई, पर अब नई कंपनी में हिस्सेदारी कितनी होने वाली है वो तो देखनी पड़ेगी ना जीवन के अंदर. तो क्वेश्चन ने आपको बोला है, आपको वो निकालना है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करेंगे नील गगन को, और पीसी निकालना है टोटल. तो वो तो आ जाएगा, अगर इक्विटी और पीएस निकाल लिया आपने तो सब कुछ आसानी से आ जाएगा. सबसे पहले दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड. इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं नील गगन को, वो देख लेते हैं. सो नील और गगन, नील और गगन, मुझे बताओ प्रॉफिटेबिलिटी कितनी कितनी है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर. अच्छा, ऐड करके बता रहे हो, क्या क्या बता रहे हो, टोटल बता रहे हो. फर्स्ट ईयर कितना कितना प्रॉफिटेबिलिटी बता दो ना. अच्छा, 475,000. गगन ये भी बता दो तो लिख लूं, अब लिखा है तो 262,800 और 212,200, 212,200. ठीक है गगन, ओके. और ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी हो गई. तो इक्विटी शेयर जो इशू करेंगे 24,000, वो इसी प्रपोर्शन में इशू होंगे. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल बी 24,000 इन द प्रपोर्शन ऑफ नील एंड गगन को. किस प्रपोर्शन के अंदर, किस प्रपोर्शन के अंदर, किस प्रपोर्शन के अंदर, 475 इस टू 525 के. तो बता दो 24,000 इक्विटी शेयर है, नंबर है, कितने हो जाएंगे, बांटो. 11,400 इक्विटी शेयर एट, हर शेयर कितने का था, 100 का, 10 का,
25 का एट 25 और ये कितना 11,400 के बाद 12,600 बताना मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। ₹3,15,000 के ये इक्विटी कैपिटल हो गया और ये नील का इक्विटी कैपिटल हो गया। ठीक है, कोई समस्या है क्या भाई, कोई समस्या है क्या? बढ़िया। प्रॉफिट दे रखे हैं प्रीसीडिंग 2 साल के, ये दे रखा है। फिर बोला इशूइंग 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप एट पार टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8%। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है करने के लिए। अभी पहले नेट एसेट है कितने वो देखने पड़ेंगे, फिर तो इस हिसाब से नेट एसेट रिवैल्यूएशन करने के बाद और कोई तो है ही नहीं। नेट एसेट के अंदर खाली एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और करंट एसेट है जिसका रिवैल्यूएशन यहाँ कर रखा है। करंट एसेट का रिवैल्यूएशन नहीं करा है, करंट एसेट जितने के उतने के ही होंगे। लाइबिलिटी में इनके पास करंट लाइबिलिटी है, तो नेट एसेट निकालने हैं आफ्टर डूइंग रिवैल्यूएशन। नेट एसेट निकालने हैं आफ्टर डूइंग रिवैल्यूएशन। तो नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करना है नील और गगन का। नेट एसेट का कैलकुलेशन करना है नील और गगन का, ये ध्यान रखना। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स नील और गगन। ठीक है, नाउ आप रिवैल्यूएशन बता दो। प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है, फिर बिल्डिंग है। नील का प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूएशन जो करा है वो बताना। रिवैल्यूएशन करने के बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना है 525। गगन का कितना है, गगन का 675 675। ओके, बिल्डिंग गगन 648। बढ़िया। करंट असेट्स वन, उसमें कोई चेंज नहीं है, बैलेंस शीट से 163,000 था और दूसरा कितना है, नहीं 163। ओके 160, ठीक है 163,500 है। गगन का 158,600। ठीक है, करंट लाइबिलिटी भी है, उसको क्या कर देंगे माइनस, माइनस करंट लाइबिलिटी कितना माइनस करना है 623,500 और 557,600। तो दिस विल गिव यू नेट असेट्स। बताओ भाई कितना आ रहा है नेट असेट 840। ओके 924, ये हमारे को नेट असेट्स हैं इन दोनों के। नाउ क्वेश्चन ने बोला कि इसके ऊपर हमारे को कितना % रिटर्न मिल जाए, 8%। तो रिटर्न एट 8%, 840 का 8%, मैं निकालू कितना कितना, ऐसा। अब समझना, अब समझना, लाइन जो लिखी है वो पढ़ना। लिखा है इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each fully paid up at par to provide income, बड़ी ध्यान से जानना, to provide income equivalent to 8% return on net asset। मतलब
मुझे प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, हर प्रेफरेंस शेयर मैं इशू जो करूंगा 12% के हिसाब से मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, उतने इशू करूं कि ये नेट असेट पे 8% का रिटर्न आ जाए। मतलब प्रेफरेंस शेयर इनटू 12% शुड बी इक्वलेंट टू 67,200। ये समझ में आ रहा है क्या? फॉर नील इशू 12% पीएस और 10 फुली पेड अप पार टू प्रोवाइड इनकम इक्वलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट असेट। हिंदी मतलब इतना है कि नील अंकल और गगन अंकल ने बोला कि हमारे जितने असेट्स हैं उसका 8% रिटर्न के आ जाए हमारे पास, इतने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। मतलब 8% ऑफ नेट असेट पर जो रिटर्न है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 12%, क्योंकि 12% पीएस इशू कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 12% जो रिटर्न आएगा वो दोनों बराबर होने चाहिए। ये समझ में आती है क्या बात? बिल्कुल सही जवाब भाई। समझ में आई क्या मैंने जो बोला? 67,200 और 73,920 should be the return on preference share capital, शुड बी द रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब मुझे इतना पीएस कैपिटल चाहिए कि 12% से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये रिटर्न आ जाना चाहिए। ये बात समझ में आती है क्या? सब लोगों को बता दो, सब लोगों को ये बात समझ में आती है क्या? 100%। तो दिस इज द रिटर्न एट 12% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पीएस कैपिटल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 67,200 डिवाइड बाय 12% एंड 73,920 डिवाइड बाय 12%। डायरेक्ट कर दिया मैंने क्योंकि तुम्हारे को समझ में आ गया। लिख के दिखाऊं उसको? लिख के भी दिखाता हूं, चलो रुको लिख के भी दिखाता हूं ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन ना रहे जीवन के अंदर इस तरह से। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी हुई कि जैसे नील की अगर बात करेंगे तो पीएस कैपिटल कितना होना चाहिए जो 12% का रिटर्न दे और उसके ऊपर 67,200 रुपीस आ जाए। सिमिलरली गगन ने भी बोला कि इतना पीएस कैपिटल हो कि 12% कहां से आया? प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू दे रखा है। अगर वो 11% पीएस इशू करे तो यहाँ पे 11% लिखता, 9% पीएस इशू करे तो यहाँ पे 9% लिखता 12 की जगह। ये मेरे को रिटर्न दे दे 73,920 का। ये समझ में आती है बात? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? 5,60,000 रुपए हैं ये, रुपए ठीक है ना? हाँ, और ये कितना? 616। ओके, ये बताओ जो प्रेफरेंस शेयर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10। ओके, तो नंबर निकल जाएगा आसानी से। सो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल बी 56,000 एंड 61,600। क्लियर है क्या? सब लोग पक्का? बढ़िया। कोई समस्या है क्या इसके अंदर? इसमें कोई समस्या है क्या? बढ़िया, ठीक है। सो आपको क्या क्या करने को बोला था क्वेश्चन ने, ये तो मैंने निकाल दिया। और कोने को क्या क्या बोला था ये भी देख लेते हैं वापस से। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करने बता दिया। परचेज कंसिडरेशन ठीक है, पीसी तो टोटल मानना खाली, अब और कुछ नहीं करना कि जितना इक्विटी और जितना पीएस दे रहे हैं वो टोटल मान लो। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन नील गगन का कितना होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल तो कितना है? 285,315। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 560 और 616 कितना हो रहा है?
बता दो। ओके, नील को मिलेंगे 845, गगन को? ठीक है, समझ में आती है क्या बात? भाई समझ में आती है क्या बात? ठीक है, अलग अलग तरीके से पीसी की कैलकुलेशन की कहानी चल रही है, अलग अलग तरीके से हम पीसी निकाल रहे हैं। कर लो फटाफट से कंप्लीट, जल्दी से कंप्लीट कर लो। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। सर क्वेश्चन पूछेगा नहीं मर्जर परचेज है कि, उसके अंदर एमसीक्यू नहीं आने वाला जीवन के अंदर कि इसको मर्जर है कि परचेज है। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, दो मेथड है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज मोर ऑफ मर्जर, ठीक है। अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड द असेट्स लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफरर विल बी टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी मतलब परचेजिंग एट एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट अनलेस एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यू टू डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय दीज कंपनीज, ठीक है भाई। सिंपल सा कहानी है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मतलब मर्जर की बात कर रहा है, ये तो परचेज मेथड लिखा ही है। यहां पे ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी इंक्लूडिंग रिजर्व्स इंक्लूडिंग फ्री रिजर्व्स, सब कुछ एट बुक वैल्यू लेके जाया जाता है, ये ठीक है ना। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिजर्व्स वगैरह सब कुछ लेके जा रही है परचेजिंग कंपनी। कैसे लेके जा रही है? वो भी बुक वैल्यू पे लेके जा रही है। मैं चाहता हूं जैसे मैंने यहां लिखा था ना, वैसे आप भी यहां एरो करके लिख लो, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड फ्री रिजर्व्स। मैं जो बोल रहा हूं पूरा लिखना, all assets and liabilities including reserves and free reserves are taken over by purchasing company at book value, सारे assets सारे liability लेके जाया जाएगा। कैसे लेके जाएगा? परचेजिंग कंपनी कैसे लेके जाएगी? बुक वैल्यू पे लेके जाएगी। सारे रिजर्व्स भी लेके जाएगा और रिजर्व्स विल कंपलसरी आल्सो इंक्लूड फ्री रिजर्व्स एज वेल, मतलब फ्री रिजर्व्स भी लेके जाया जा रहा है, फ्री रिजर्व्स भी लेके जा रहा है, ये ध्यान रखना। फिर पढ़ते हैं। As a result, the difference between the amount, बहुत ध्यान से पढ़ना, as a result, the difference between the amount recorded as share capital issued plus any additional consideration in the form of cash or other assets and the amount share capital of transfer company shall be adjusted in the reserves of the financial statement of transferee company। ठीक है, लिखो एक लाइन वहीं पर ही आगे, adjustment will be done in free reserves, adjustments will be done in free reserve। वही मतलब समझ में आएगा। अभी अपन छोटे हैं समझने के लिए, एक दो क्वेश्चन के बाद थोड़े बड़े जब हो जाएंगे तब समझ में आएगा कि क्या मतलब था। एडजस्टमेंट विल बी डन इन फ्री रिजर्व्स ऑफ परचेजिंग, एडजस्टमेंट विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ परचेजिंग। अभी समझ में आ जाएगा जो लिखवाया सेकंड वाला पॉइंट। अभी देखो कैलकुलेशन बता रही है कैसे होने वाली है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड प्लस एनी एडिशनल कंडीशन इन फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर एसेट विद द ट्रांसफरिंग कंपनी। स्टेप 2, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एग्जिस्टिंग बीएस कैपिटल इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी 1 - 2 अमाउंट एडजस्टेड। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, अभी अपन जब करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आ जाएगा। Asset and liability, the asset and liability purchase method में लिखा है the asset and liability of the transfer company should be incorporated at their existing carrying amount and the purchase consideration should be allocated
टू इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ अमालगमेशन, मतलब जो उसका रिवैल्यूड अमाउंट होगा उसके ऊपर कैरी हो रहा है। अगर एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो वो परचेज मेथड हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स ट्रांसफर्ड, एनी एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट बाय द कंपनी acquired with the transfer shall be recognized as goodwill in the financial statement. Any shortfall should be capital reserve. ठीक है। नाउ परचेज जहां लिखा था ना, परचेज यहां पे एरो करके लिखना, यहां पे एरो करके लिखना, डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अगर मर्जर है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मर्जर है, तो डिफरेंस जो है वो फ्री रिजर्व्स में एडजस्ट होता है, और अगर परचेज है तो जो डिफरेंस है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है, बात समझ में आती है? दोनों में अकाउंटिंग का फर्क है। अगर परचेज है तो जो डिफरेंस है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा, और अगर मर्जर है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड चल रहा है, तो जो डिफरेंस है वो क्या होगा आपका? फ्री रिजर्व्स के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर है? गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। परचेज के अंदर लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अंडर परचेज मेथड, नो रिजर्व अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। मतलब परचेज के अंदर सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ही इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। परचेजिंग कंपनी जो है वो फ्री रिजर्व लेकर नहीं जाता, परचेजिंग कंपनी जो है वो फ्री रिजर्व लेकर नहीं जाता। सिर्फ जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का मतलब जो लॉ के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी है, जैसे एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई रिजर्व हुआ अगर, तो वो रिजर्व आर स्टैट्यूटरी रिजर्व, भाई कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी। कंपनी भली अब इसका मतलब खत्म हो गई, पर वो रिजर्व अभी भी कैरी करना जरूरी होता है। तो जो नई कंपनी टेक ओवर कर रही है उसको स्टैट्यूटरी रिजर्व को अपनी बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो परचेज अगर है तो फ्री रिजर्व लेकर नहीं जाएगी परचेजिंग कंपनी, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व ही लेके जाएगी। ठीक है क्या? ठीक है क्या? मैं लिखवाऊंगा बाद में सारे जो डिफरेंस है, मैं एक जगह लिखवाऊंगा भी सही आपको। आप चाहो तो परचेजिंग में भी फिलहाल लिख लो यहीं पर ही, यहाँ कहीं पर मतलब आपको जगह में दिख रही हो अगर, जहाँ पे यहाँ पे इसके साथ में कहीं लिख लो, ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स विल बी टेकन ओवर, ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स विल बी टेकन ओवर, ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स विल बी टेकन ओवर, only statutory reserves will be taken over by, only statutory reserves will be taken over, only statutory reserves will be taken over by purchasing company, by purchasing company। ब्रैकेट में लिख लो, एक अकाउंट का नाम लिखवा रहा हूं, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ये लो, ये एंट्री बनती है स्टैट्यूटरी रिजर्व लेके जाने की, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। ठीक है, लिखा भी है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट रिजर्व इज डेबिटेड टू bring in the statutory reserve of the transfer company. This is represented as deduction from the reserves of the transferring company after amalgamation, और ये रिजर्व एंड सरप्लस में से भी माइनस होकर शो किया जाता है। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है क्या? पक्का सब लोगों को? बढ़िया, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, consider the following balance sheet of X and Y on 31st March, rupees and thousands है, rupees and thousands है। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज दे रखा है, शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल, अदर सीएल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेंटरी, ट्रेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर लिखा है शेयर कैपिटल दोनों का दे रखा है, इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, प्रेफरेंस शेयर दोनों में 100 रुपए का है। फिर रिजर्व में जनरल रिजर्व है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये दो आर स्टैट्यूटरी रिजर्व। आप चाहो तो
बुक्स में भी लिख लो, स्टैच्यूरी रिजर्व है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जनरल रिजर्व एंड पीएनएल आर योर फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व और पीएनएल क्या है आपके? फ्री रिजर्व्स हैं। इन एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व क्या है आपके? स्टैच्यूरी रिजर्व्स हैं। ध्यान रहेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट का नाम आ जाएगा वो स्टैच्यूरी रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अगेन लॉ के हिसाब से हमारे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। एक्स टेक्स ओवर वाई, परचेजिंग कौन? परचेजिंग कौन? एक्स परचेजिंग है, एक्स परचेजिंग है, ठीक है। एक्स को परचेजिंग दे रखा है। फिर बोला है एक्स लिमिटेड डिस्चार्जेस द परचेज कंसिडरेशन एज follows। पीसी का डिस्चार्ज दे रखा है। इशूड 3,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर वाई। 3.5 लाख इक्विटी शेयर इशू करने हैं 10 रुपए ईच के अंदर एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर वाई लिमिटेड। Issued 15% preference share of 100 each to discharge the preference shareholder of Y at 10% premium। मतलब इश्यू प्रीमियम पर है कि रिडम्पशन प्रीमियम पर है? इश्यू प्रीमियम पर है कि रिडम्पशन प्रीमियम पर है? इश्यू प्रीमियम पर है कि रिडम्पशन प्रीमियम पर है? रिडम्पशन प्रीमियम पर है पक्का? रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा पक्का है, ठीक है। मुझे अच्छा ये पीसी का पार्ट है क्या? है। ये पीसी का पार्ट है क्या? है, ओके। दोनों ही पीसी का पार्ट है, दोनों ही पीसी का पार्ट है। द डिवेंचर होल्डर्स ऑफ वाई विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर ऑफ एक्स। ये पीसी का पार्ट है क्या? नहीं है, ओके। द स्टैच्यूटरी रिजर्व्स ऑफ वाई आर टू बी मेंटेन्ड फॉर 2 more ईयर। स्टैच्यूटरी रिजर्व मेंटेन करने वाला एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है वो मेंटेन करने हैं 2 साल मोर के लिए। शोज अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर अमालगमेशन द अजम्पशन दैट अमालगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। क्वेश्चन ने दोनों बारी बारी से अज्यूम करने को बोले। अगर मैं आपको अज्यूम करने को नहीं बोलता, अगर मैं आपको अज्यूम करने को नहीं बोलता तो आप क्या मानते हैं? इसको मर्जर मानते, परचेज मानते? कुछ नहीं बोला अभी तो, क्वेश्चन ने बोला है अभी तो मर्जर है, सीधा सीधा क्वेश्चन था, मर्जर था, ठीक है। क्योंकि कोई एसेट लायबिलिटी की वैल्यूएशन में चेंज नहीं हो रहा और पेमेंट जो है वो इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर के फॉर्म में हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। तो ये कहीं कोई समस्या नहीं थी। अगर कुछ लिखा नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट मर्जर ही होता, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने को बोलिए दोनों तरह से अज्यूम करते हुए, वो मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ आज के लिए मुझे पीसी का कैलकुलेशन बता दें इसका। इस एक क्वेश्चन में अपन सब कुछ कर लेंगे, इस एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर अपन सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं फिलहाल के लिए आप मुझे पीसी का कैलकुलेशन बता दें कि परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, आपको आता है? कुछ लोग तो इतने होनहार हो सकते हैं जो कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेटर मेरे को बता सकते हैं कि खाली पीसी का अमाउंट बता दो कितना आने वाला है। जल्दी से, पीसी कितना है? ओके भाई, सिंपल लिखा है, एक तो ये देना है और एक ये देना है। अच्छा, पीसी के वैल्यूएशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे मर्जर हो चाहे परचेज हो? ओके सही जवाब। अबे अभिषेक, अभिषेक मेरे भाई, सिर्फ वाई परचेजिंग, सिर्फ वाई का, सिर्फ वाई वाई बिक्री है, एक्स तो खरीदार है, परचेजर है। दोनों ऐड कर ली तूने मेरे पास आपसे, है ना? $53,70,000 पीसी आना चाहिए सबका। 1700 प्लस 10% 1870 का और 35 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है। 18,70,000 रुपए 1870 का प्रेफरेंस शेयर इशू होगा टोटल और 35 लाख रुपए के इक्विटी इशू होंगे। सिंपल इनफ, इतना ही है और कुछ नहीं है। बात समझ में आती है सबको? 1700 प्लस 10%, 1700 प्लस 10% प्रीमियम पर करना है। 1700 के पीएस हैं, 1700 हजार के 17 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू है। वाई लिमिटेड का पीएस कैपिटल देख कितना है?
वाई लिमिट का पीएस कैपिटल कितना है? 17 लाख है। 17 लाख तो 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है तो 10% ऐड कर ले, 18 लाख 70,000 हो गया। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी कर ले। ठीक है, टोटल प्रेफरेंस शेयर मतलब टोटल परचेज कंसिडरेशन मेरा 53,70,000 आएगा। चाहे मर्जर हो चाहे परचेज हो, पीसी के कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की क्लास को मैं यही खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन सब कुछ करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन पूरा अमालिगमेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, जहां तुम एक क्वेश्चन बाद में जाके देखोगे और तुम्हारे को पूरा का पूरा एज इट इज अमालिगमेशन रिवाइज हो जाएगा। तो इस समय अपन सब करेंगे, इस पे क्वेश्चन में अपन सब करेंगे तसल्ली से नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए खाली पीसी कैलकुलेशन। आज का कार्यक्रम सिर्फ इतना सा करना कि अभी तक जैसे जैसे पीसी कैलकुलेशन अपन ने किया, अपन ने जिस तरह से अभी तक जो क्वेश्चन करे उसको आज एक बार वापस से अमालिगमेशन क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम एक्चुअल सारी एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे, सारे लेजर अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब मर्जर में परचेजिंग कंपनी में क्या हो रहा है, मर्जर में सेलिंग कंपनी में क्या हो रहा है, परचेज में परचेजिंग कंपनी में क्या हो रहा है और परचेज में सेलिंग कंपनी में क्या हो रहा है, वो सब बातें करनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक जो करा था वो छोटा छोटा पार्ट किया था, नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरे बड़े बड़े वाले क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर देंगे अमालिगमेशन के। आई होप अभी तक जो अमालिगमेशन पढ़ा है उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, एंड आई जस्ट होप अमालिगमेशन आसान भी लग रहा है जीवन के अंदर। विभिन्न विभिन्न बातों से जो सुनकर आए हैं उससे तो आसान ही लग रहा है। अभी तक जीवन सही है तो आगे भी जीवन सही होगा, आगे भी जीवन सर सही होगा। ये तो जबरदस्ती का हवा है जो बना रखा है लोगों ने फालतू के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय।